So let's begin with the enzyme regulation. तुम एंजाइम को रेगुलेट कर सकते हो दो तरीके से। या तो एंजाइम के नंबर को बढ़ा दो या कम कर दो, या तुम एंजाइम के एक्टिविटी को चेंज कर दो। इधर यू चेंज द एक्टिविटी और चेंज द एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम के कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो उसे कहते हैं एंजाइम क्वांटिटी रेगुलेशन। अगर तुम एक्टिविटी को चेंज करोगे दैट्स कॉल्ड द एंजाइम क्वालिटी रेगुलेशन। अब कंसंट्रेशन को तुम कैसे रेगुलेट करोगे? इधर यू कंट्रोल द एंजाइम सिंथेसिस या कंट्रोल द एंजाइम डिग्रेडेशन। तो एंजाइम जब बॉडी में यूज़ होता है तो एंजाइम का सिंथेसिस होता है, जब इसका यूज़ खत्म हो जाता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है। एंजाइम स्टोर बॉडी में नहीं होता है। या तुम एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल कर लो या उसको डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर लो। अब सिंथेसिस में तुम्हारा दो आता है, इंडक्शन, डिप्रेशन। अगर तुम क्वालिटी को चेंज करोगे, इसका एग्जांपल है तुम्हारा एलोस्टिक रेगुलेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह सब इसी में आता है। तो अपन शुरू करते हैं एंजाइम की क्वालिटी से। एंजाइम क्वालिटी रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट एग्जांपल इज एलोस्टिक रेगुलेशन। अब कुछ एंजाइम होता है, एलो मतलब क्या होता है अदर, कुछ एंजाइम होता है उसे कहते हैं एलोस्टिक एंजाइम। क्यों? अब जो ये एंजाइम है ये एलोस्टिक एंजाइम है, इसके पास एक्टिव साइट तो है ये जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होता है जिसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, जहां पे तुम्हारा मॉडिफायर जुड़ता है, उसे कहते हैं तुम्हारा एलोस्टेरिक एंजाइम। वो एंजाइम जिसके पास साइट होता है अदर देन एक्टिव साइट उसे कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। जिस एंजाइम के पास एलोस्टेरिक साइट हुआ उसे कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। अब इस एलोस्टेरिक एंजाइम को रेगुलेट करता है दिस मॉडिफायर जो जुड़ता है तुम्हारा एलोस्टेरिक साइट से। तो एलोस्टेरिक एंजाइम कैन बी रेगुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ मॉडिफायर ऑन एलोस्टेरिक साइट। ओके, अब ये मॉडिफायर दो तरीके का है। अगर ये पॉजिटिव मॉडिफायर हुआ तो इस एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगर ये नेगेटिव मॉडिफायर हुआ तो इसके एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसे कहते हैं एक्टिवेटर, अगर नेगेटिव हुआ तो इसे कहते हैं इनहिबिटर। सो सिंपल। अगर तुम्हारा एक्टिवेटर जुड़ा, पॉजिटिव मॉडिफायर जुड़ा, तो इस स्टेट को, इस एंजाइम की स्टेट को कहते हैं रिलैक्स फॉर्म। जब एंजाइम एक्टिव रहता है, और एंजाइम एक्टिव कब रहेगा? जब पॉजिटिव मॉडिफायर जुड़ेगा। जब पॉजिटिव मॉडिफायर जुड़ता है तो एंजाइम होता है एक्टिव, इस एक्टिव स्टेट को कहते हैं रिलैक्स फॉर्म। और तुम्हें पता है Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जितना ज़्यादा एक्टिव होगा एंजाइम Km का वैल्यू उतना कम होगा, इसलिए एक्टिवेटर में Km का वैल्यू कम हो जाता है। अगर इनहिबिटर जुड़ा तो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी में डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो एंजाइम इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं टेंस फॉर्म, और इसमें तुम्हारा Km बढ़ेगा। एक में Km घट रहा है इन द केस ऑफ द एक्टिवेटर और Km विल इंक्रीज इन द केस ऑफ द इनहिबिटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर ऑफ द एलोस्टेरिक एंजाइम। इस एंजाइम का क्या फीचर है? हेमोग्लोबिन जो है ना, उसका जो भी फीचर है सेम समझ लो तुम्हारा एलोस्टेरिक एंजाइम का फीचर है। जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, द पहला पॉइंट इज इट इज मल्टी सब यूनिट एंजाइम। मतलब एक एंजाइम में कई सबस्ट्रेट उससे जुड़ सकते हैं। लाइक हेमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है, एक हेमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, और ये शो करते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये क्या होता है? सपोज ये हेमोग्लोबिन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये दूसरे ऑक्सीजन को और प्रमोट करता है कि दो भाई तू भी जोड़। मतलब एक जब जुड़ता है ये दूसरे को प्रमोट करता है, जब दूसरा जुड़ेगा तीसरे को प्रमोट करेगा। इसी वजह से इसका सिग्मॉइड, इसका जो कर्व आता है सिग्मॉइड शेप आता है। जो इनिशियली तो वो स्लो जुड़ेगा, जैसे जुड़ रहा है तो बाद में ये दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा जुड़ने के लिए, तो इसका कर्व पूरा स्ट्रेट हो जाता है। मतलब जब देखोगे तो बाद में सेचुरेट हो जाता है, तो उसका ओवरऑल कर्व इसका सिग्मॉइड होता है। सपोज दिस इज द कर्व, ये नॉर्मल कर्व है ये वाला। अगर निगेटिव जुड़ेगा तो इसका कर्व होगा राइट साइड, अगर पॉजिटिव जुड़ेगा तो इसका कर्व होगा लेफ्ट साइड। और तुम Km वैल्यू से भी देख सकते हो, पॉजिटिव में तुम्हारा Km वैल्यू घट गया, नेगेटिव में Km वैल्यू बढ़ गया। सेम एज हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व, जो डिसोसिएशन कर्व होता है ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल लाइक एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज। जब तुम पैरामिडिन का सिंथेसिस पढ़ोगे हीम में नहीं,
न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में। तो उसका एक्टिवेटर है एटीपी और इनहिबिटर है सीटीपी। सेम एज एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज, ये तुम फैटी एसिड सिंथेसिस में पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट में। इसका एक्टिवेटर है साइट्रेट और इनहिबिटर है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम है। सिंपल है। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज तुम क्या बनाओगे, फैटी एसिड बनाओगे। जो पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए है ये फैटी एसिड है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब तो रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा, रिएक्शन जाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब भी सब्सट्रेट तुम बढ़ाओगे ये फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, जब तुम प्रोडक्ट को बढ़ाओगे इनहिबिट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तुम ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ोगे। ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो इसका एक्टिवेटर होता है एएमपी एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनहिबिटर विल बी द सिट्रेट एंड एटीपी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करोगे भाई, ये आगे भी आएगा तो नो वरी, वहाँ भी देखोगे तुम। सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गया। अब बात करते हैं कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। लेट्स टॉक अबाउट कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। तो तुमने देखा अभी, तुमने एलोस्टेरिक पढ़ा। अब आते हैं एंजाइम क्वालिटी का ही दूसरा एग्जांपल पे, दैट इज कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। अब कोवैलेंट मॉडिफिकेशन वो एंजाइम में एप्लीकेबल है जिस एंजाइम में तुम जिस एंजाइम को तुम एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर सकते हो बाय रिमूवल और एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अगर वो एंजाइम को तुम फॉस्फेट खिला दिए या फॉस्फेट तुम निकाल दिए, अब उस एंजाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कहते हैं कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कुछ एंजाइम तुम्हारा एक्टिव होता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, जब तुम्हारा उस एंजाइम से फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। कुछ एंजाइम एक्टिव होता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, जब तुम उस एंजाइम से फॉस्फोरस हटा देते हो। फॉस्फोरस तुम ऐड करते हो, इसका मतलब तुम एटीपी यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। और फॉस्फोराइलेशन स्टेट में जो एंजाइम एक्टिव रहता है उसको फेवर करता है, उसको प्रमोट करता है ग्लूकागोन, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एंजाइम एक्टिव होता है इन डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट उसको प्रमोट करता है, उसको फेवर करता है इंसुलिन। अब कौन सा एंजाइम कब रहता है, कौन सा एंजाइम किस स्टेट में एक्टिव रहता है, बहुत इजी ट्रिक है। देखो, फॉस्फोराइलेशन में तुमको ग्लूकोज बनाना है, तुमको ग्लूकोज बॉडी के अंदर अपना सिंथेसिस करना है। और जो एंजाइम इसको प्रमोट करेगा, जो ग्लूकोज बॉडी में बनाएगा, वो एक्टिव होगा फॉस्फोराइलेशन स्टेट में। जो ग्लूकोज को तोड़ेगा बॉडी के अंदर, वो एक्टिव रहेगा तुम्हारे डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। फॉस्फोराइलेटेड मतलब कि तुम फास्टिंग में हो, अब तुम खाना खा नहीं रहे हो। जब तुम खाना नहीं खाओगे तुम्हारा बॉडी खुद से ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा बॉडी खुद से ग्लूकोज बनाएगा, मतलब फैट ऑटोमेटिक ग्लूकोज बनाएगा। तो तुम्हारा वो एंजाइम फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होगा, मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब फास्टिंग। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब तुम खाना जिस खा रहे हो, तुम्हें ग्लूकोज बॉडी नहीं बनाएगी, तुम ग्लूकोज बाहर से ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी ग्लूकोज नहीं बनाएगी। तो बॉडी उल्टा इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी, मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होगा, फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, सब ग्लूकोज से होगा। और वो एंजाइम जो ये करता है वो एक्टिव हुआ डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। सिंपली तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, जो एंजाइम ग्लूकोज बनाता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, जो नहीं होता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। अब कुछ एग्जाम्पल है, इसे आप खुद देखो, पहले खुद सॉल्व करो, तो साथ में करते हैं। देखो, ग्लाइकोलाइसिस में तुम ग्लूकोज को तोड़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस में तुम ग्लूकोज से तुम पायरुवेट बनाते हो। अब जितने भी ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम होगा, लाइक तुम्हारा एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ये तुम्हारे लास्ट स्टेप में काम आता है। जब तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है तो तब आएगा पायरुवेट काइनेज। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज को तुम कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हारा एक्टिव होगा किस स्टेट में, जुबान फिसल जाता है साला, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, मतलब ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तुम डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस, एग्जाम्पल फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस है, तुम ग्लूकोज से बनाओगे पायरुवेट, ठीक है। अब ग्लूकोज को जो ये स्टेप है बीच वाला, थर्ड स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, और इसमें एंजाइम लगता है तुम्हारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब जब तुम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे, जब तुम लैक्टेट से, जब पायरुवेट से बनाओगे तुम ग्लूकोज,
तो तुमको ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। जब ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स पाथवे फॉलो करोगे तब तुम जाके ग्लूकोज को बनाओगे। उसके लिए इंजाइम आता है, जब तुम सपोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बनाओगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके लिए इंजाइम आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, जो कि तोड़ता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को। तो मतलब ग्लूकोज को बना रहे हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लूकोज को बनाओगे तो कौन से स्टेट में होता है? फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में रहता है। रुकिए, ठीक है। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस, अब ग्लाइकोजन को तुम बनाओगे, ग्लाइकोजन को तुम किससे बनाते हो? ग्लूकोज से बनाते हो, मतलब तुम ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हो, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, तुम ग्लाइकोजन को तोड़ोगे। अब ग्लाइकोजन को तोड़ के तुम किससे बनाओगे? ग्लाइकोजन को तोड़ोगे, ग्लूकोज से बनाओगे, मतलब ग्लूकोज बना रहे हो, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, ठीक है। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस में तब तुम पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उसमें एंजाइम काम आता है ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है। अब ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में एंजाइम आएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस काम आता है लिंक रिएक्शन में। तुमने 12th में पढ़ा होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लिंक रिएक्शन में काम आता है। अब लिंक रिएक्शन तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस को और TCA साइकिल को जोड़ता है, पर जितना ज़्यादा लिंक रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलाइसिस से और जाएगा तुम्हारा TCA साइकिल में। तो पायरुवेट मतलब तुम ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, मतलब सॉरी ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो ग्लूकोज को, मतलब डीपी स्टेट, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस दोनों में तुम्हारा डीपी होगा, दोनों में कोलेस्ट्रॉल मतलब तुम ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हो। अब आई होप सो कि ये इसका पूरा एग्जाम्पल तुम लिख लोगे, जो भी आएगा, इसके अलावा जितना भी आएगा। लाइक फैटी एसिड सिंथेसिस में तुम्हारा एग्जाम्पल आएगा एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, कोलेस्ट्रॉल में आएगा HMG कोएरिडक्टेज। ये सब एंजाइम जब भी आएगा ये एक्टिव होता है डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में। तो अपन पढ़ लिए हैं एंजाइम क्वालिटी। अब एंजाइम क्वालिटी हो गया है एलोस्टेरिक एंड कोवलेंट। अब आते हैं मूव करते हैं चेंज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। अब क्वालिटी में एक और एग्जांपल वगैरह सब आता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह। जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो वगैरह, जो भी हार्पर, लिपिनकॉर्ट, सत्यनारायण, वासुदेवन, तो उसमें थोड़ी एक बार रीड करना इस पोर्शन को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम क्वालिटी में, जिसमें आएगा एंजाइम सिंथेसिस और एंजाइम डिग्रेडेशन। अब एंजाइम सिंथेसिस में दो होता है, इंडक्शन एंड रिप्रेशन। मतलब सिंथेसिस को इंड्यूस करोगे, सिंथेसिस को रिप्रेस करोगे, ठीक है। अब एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बनता है तुम्हारे HMG कोएरिडक्टेज से, ओके सॉरी। अब जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तुम डाइट में लोगे तो वो उतना इस एंजाइम को कम करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, तुम HMG कोएरिडक्टेज से तुम कोलेस्ट्रॉल बना रहे हो, ठीक है। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है तुम्हारा वो कोलेस्ट्रॉल है और एंजाइम HMG को है। तुम पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। तो रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम होगा। ये रिप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो अब हीम की बात करूँ, हीम बनता है तुम्हारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A और ग्लाइसिन से। जब अमोनिया मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो वहाँ भी आएगा। जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम या ग्लाइसिन जब जुड़ता है एला सिंथेस से, एंजाइम का नाम है, वो बनता है फिर डेल्टा एला, देन बनेगा हीम। और हीम का कंसंट्रेशन बढ़ा तो उस एंजाइम को रिप्रेस कर देगा एला सिंथेस को, और हीम का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और हीम का क्वालिटी कम है तो ये तुम्हारा एला सिंथेस को एक्टिवेट करेगा। इन द सेम वे इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तुम पढ़ोगे जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे, लाइक लुक हियर, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ोगे तो ये जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट स्टेप में, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और ग्लूकोज बनाता है। जब रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, पहले पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। पायरुवेट से पहले आप ऑक्जेलो एसीटेट बनाओगे। जब पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनाओगे, एग्जाम्पल इसका एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो किसमें काम आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करता है, ग्लूकागोन करता है। उसे प्रिवेंट कौन करता है, इंसुलिन करता है। मतलब एक्टिवेट बाय ग्लूकागोन, रिप्रेस बाय इंसुलिन। अब लास्ट स्टेप में बोला, लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है पायरुवेट काइनेज, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनाएगा पायरुवेट, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है, और ग्लाइकोलाइसिस इंड्यूस करता है इंसुलिन
और रिप्रेस करता है ग्लूकागॉन। ये ऑब्वियस सी बात है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है ग्लूकागॉन, इनहिबिट करता है इंसुलिन। अब इसी का विपरीत, इसी का उल्टा तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस में होगा, ठीक है। नाउ कम टू एंजाइम डिग्रेडेशन। एंजाइम is degraded in your body when not needed. Removal or breakdown of enzyme when not needed. Enzymes are not immortal. ये बॉडी में सिंथेसिस हो गया, अभी हमेशा बॉडी में रहेगा, ऐसा नहीं है। ये इसका ब्रेकडाउन होगा या इसका रिमूवल होगा इसके इस्तेमाल के बाद। अब इसके दो मैकेनिज्म है, यूबिक्विटिन डिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस, इसमें एटीपी यूज होता है। एक होता है एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोटियोलाइसिस, बस नाम ध्यान रखो, ठीक है, इतना मैकेनिज्म में नहीं जाना है डिटेल में। बस इसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारा एंजाइम है यूबिक्विटिन प्रोटीन से जुड़ जाता है, फिर ये पाथवे फॉलो करता है तुम्हारा डिग्रेडेशन का। इसमें एटीपी कंज्यूम होता है, और एटीपी, और दूसरा प्रोसेस, दूसरा मैकेनिज्म है इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम में भी अंदर सब कुछ डिग्रेड होता है, उसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होता है। लाइक तुम्हारा जो डिजीज है अल्जाइमर, पार्किंसंस, वो इसी डिग्रेडेशन की वजह से होता है। अगर प्रोटीन डिग्रेड नहीं हुआ तो प्रोटीन क्या होगा, एग्रीगेट होगा, प्रोटीन जमा होगा। जब प्रोटीन जमा होगा तो ये डिजीज कॉज करता है, अल्जाइमर एंड पार्किंसंस। तो यहाँ पे आपको जाके पूरा एंजाइम रेगुलेशन खत्म होता है, समाप्त होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द आइसो एंजाइम। थैंक यू।